हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग बेहतर। शक्ति आंखें फाड़े आशिफ के निर्जीव शरीर को देख रहा था कि तभी किसी के आने की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसकी तंद्रा टूटी। शक्ति ने पलटकर देखा तो पाया इंस्पेक्टर पंकज वहां आ रहा था। शक्ति अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पंकज शक्ति के पास आया और जैसे ही उसने आशिफ की लाश देखी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने शक्ति की तरफ देखा और कहा, सर सर ये क्या किया आपने? आपने आशिफ को मार दिया। हमने इसे नहीं मारा है। हमारा यकीन करो पंकज, हमने इसे नहीं मारा है। आज सुबह सुबह हम पर हमला हुआ और जब हम घर आए तो हमने आशिफ को मरा हुआ पाया। शक्ति ने अपनी सफाई में कहा, क्या आप पर हमला हुआ था? सर मुझे तो लगता है ये जरूर आशिफ की गैंग की कोई चाल है। आपका यहाँ रुकना किसी खतरे से कम नहीं है। आपको यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। पंकज ने जल्दी जल्दी में कहा। शक्ति ने महसूस किया जैसे पंकज उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने पंकज के सामने कुछ नहीं कहा। वह बस समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। पंकज आशिफ की तरफ आया और उसे देखने लगा। वह ऐसे दिखा रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। शक्ति ने देखा तो कहा, हमने इसे नहीं मारा है। पंकज पलटा और कहा, लेकिन इस वक्त लाश आपके घर में है और पहला शक भी आप पर ही जाता है। उस दिन जब आप आशिफ को लेकर पुलिस स्टेशन आ रहे थे तब आशिफ ने आप पर हमला किया और भाग निकला। आपको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन आज से आप वापस ड्यूटी ज्वाइन करने वाले थे और आपके साथ ये हो गया। अगर डिपार्टमेंट को पता चला तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी सर। आप खुद को बेगुनाह साबित भी नहीं कर पाओगे। पंकज ने सब बातें बहुत ही गंभीरता से कही और फिर शक्ति के सामने आकर एकदम से हंस पड़ा। पंकज की हंसी शक्ति को अपने सीने में चुभती हुई सी महसूस हो रही थी। पंकज उसका जूनियर था और हमेशा उसकी इज्जत किया करता था, लेकिन आज पंकज की बातों में शक्ति के लिए न परवाह थी और न ही सम्मान। पंकज, तुम होश में तो हो? हम कह रहे हैं कि हमने इसे नहीं मारा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? लाश का हमारे घर के लॉन में मिलने से मतलब ये नहीं है कि खून हमने किया है। हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि आज सुबह ही हम पर हमला हुआ है और हो सकता है कि वो हमलावर आशिफ ही हो, जो किसी के कहने पर हमें यहाँ मारने आया हो और खुद किसी का शिकार हो गया हो। ये खून हमने नहीं किया, ये साबित करने में हमें सिर्फ 24 घंटे लगेंगे, लेकिन ये खून हमने किया है। तुम ये साबित करके दिखाओ। हम डिपार्टमेंट में फोन करने जा रहे हैं। शक्ति ने कड़कदार आवाज में कहा तो पंकज खामोश हो गया। पंकज को लगा कि वह शक्ति को डरा देगा और शक्ति उससे बचाने के लिए मदद मांगने लगेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। शक्ति ने डिपार्टमेंट में फोन किया और कुछ देर बाद ही पुलिस की गाड़ी के साथ एम्बुलेंस वहां आ पहुंची। शक्ति ने सब जानकारी दी और आशिफ की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शक्ति पंकज के पास आया और कहा, बेईमानी की दौलत का स्वाद जब जबान पर लगता है तो सच्चाई से भरी जबान भी झूठ को मक्खन में लपेट कर पेश करती है। पंकज ने सुना तो नफरत से शक्ति को देखने लगा, पर शक्ति अभी भी उसका सीनियर था, इसलिए वह आगे उससे कुछ कह नहीं पाया। चलो, शक्ति ने गुस्से से तेज आवाज में कहा तो पंकज के साथ साथ सब वहां से चल पड़े और आकर जीप में बैठ गए। शक्ति अपनी गाड़ी में आकर बैठा और वहां से निकल गया। हॉस्टल के दरवाजे पर खड़ी नीलिमा अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही थी। काफी देर के बाद जब कोई नहीं आया तो नीलिमा मायूस होकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से उर्वशी उतरी और हॉस्टल के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उर्वशी ने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ढका हुआ था, जिससे किसी की नजर उस पर ना पड़े। गाड़ी से पहचानता था, इसलिए अंदर आने से नहीं रोका। उर्वशी वार्डन से मिली और नीलिमा से मिलने उसके कमरे के सामने चली आई। दरवाजा बंद था। उर्वशी ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटा दिया। अगले ही पल दरवाजा खुला और सामने नीलिमा खड़ी थी। उसने उर्वशी को देखा तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। उसने चहकते हुए कहा, माँ, पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। नीलिमा उर्वशी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। नीलिमा के साथ उसकी रूम पार्टनर स्नेहा भी थी।
जिसे नीलिमा ने कुछ देर बाहर जाने को कहा। स्नेहा खुशी खुशी बाहर चली गई। नीलिमा ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही पलटी, उर्वशी के चेहरे पर चोट के निशान देखकर हैरानी से कहा, माँ, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उर्वशी ने नीलिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बैठाते हुए कहा। नीलिमा उर्वशी के साथ बिस्तर पर आ बैठी तो उर्वशी ने उसकी आंखों में देखा और कहने लगी, मेरी बात ध्यान से सुनो नीलिमा। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही हूँ, पर मैं मजबूर हूँ और नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी तरह दर दर भटकना पड़े और लोगों की बदनीयती का शिकार होना पड़े। मैं कुछ समझी नहीं माँ, नीलिमा ने असमझ की स्थिति में कहा। उर्वशी ने नीलिमा के हाथों को थामकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। नीलिमा ने सुना तो उसे एक धक्का सा लगा। अभी वह कॉलेज में थी और उसकी इतनी उम्र भी नहीं थी, वह महज 20 साल की लड़की थी। उसने हैरानी से कहा, ये आप क्या कह रही हैं माँ? शादी? वो भी इतनी जल्दी? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है माँ। आप क्यों चाहती हैं मैं इतनी जल्दी शादी कर लूं? उर्वशी नीलिमा का हाथ छोड़कर उठी और कहा, ओह नीलिमा, तुम समझ नहीं रही हो। ये दुनिया अकेली औरतों के लिए नहीं बनी है। हर औरत को मर्द के साथ की जरूरत है। इसलिए नहीं कि औरत कमजोर है, पर इसलिए ताकि बाहर घूम रहे भेड़ियों की नजरें उन पर ना पड़े और वे उन्हें अकेला समझकर अपना शिकार न बनाए। कहते हुए उर्वशी नीलिमा के सामने आ बैठी और कहने लगी, तुम्हारी जिंदगी में कोई मर्द होगा तो तुम और मजबूत हो जाओगी। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और ना तुम्हारा फायदा उठा पाएगा। उर्वशी को बदहवास हाल में देखकर नीलिमा ने कहा, माँ, कुछ हुआ है क्या? आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? प्लीज मुझे बताइए माँ। आज से पहले मैंने आपको ऐसे नहीं देखा। कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है। प्लीज माँ, मुझे बताइए क्या हुआ है। अपनी बेटी को परेशान देखकर उर्वशी का दिल भर आया और वह कहने लगी, मैं आज जो तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना नीलिमा। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम मेरी दोस्त की बेटी हो। तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम्हारी माँ मेरे साथ बार डांसर में काम किया करती थी। वहां तुम्हारी माँ की मुलाकात जॉर्डन से हुई। जॉर्डन तुम्हारी माँ को बहुत पसंद करता था और चाहता था कि वे ये सब काम छोड़ दे। धीरे धीरे तुम्हारी माँ भी जॉर्डन को पसंद करने लगी और एक दिन पता चला कि उसे गंभीर बीमारी है, जिसके चलते वह कुछ महीनों बाद इस दुनिया को अलविदा कह गई। उस वक्त तुम 6 साल की थी। तुम्हारी माँ ने बार मालिक से कर्जा लिया था, इसलिए उसने तुम्हें तुम्हारी माँ की जगह इस काम में उतारने की मांग की। जॉर्डन को जब ये बात पता चली तो तुम्हें इस नर्क से बचाने के लिए उसने कहा कि तुम उसकी बेटी हो। जॉर्डन तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना नाम दिया और मैं उसी बार में सालों काम करती रही। मैं जिन लोगों के साथ थी उनके लिए औरत बस जिस्म की भूख मिटाने का एक जरिया मात्र थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी इस दुनिया का हिस्सा बनो, इसलिए मैंने हमेशा खुद से दूर यहाँ हॉस्टल में रखा ताकि तुम अपनी पढ़ाई और अपने सपने पूरे करो। तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़ी इंसान बनो, पर कल जब उसने तुम्हारा नाम लिया तो मेरे तन बदन में आग लग गई। उसकी गंदी नजरें अब तुम पर है नीलिमा, इसलिए मेरी बात मानो और अपने लिए कोई सहारा ढूंढ लो। मैंने और तुम्हारी माँ ने मर्दों का जो रूप देखा है, मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही देखो। तुम्हें एक मजबूत हाथ को थामना होगा नीलिमा, जो इंसानी भेड़ियों से तुम्हें बचा सके। कहते हुए उर्वशी घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। नीलिमा ने सुना तो उसने एक बहुत बड़ा धक्का लगा। अब तक वह उर्वशी को अपनी माँ समझ रही थी, लेकिन उर्वशी उसकी माँ नहीं थी। नीलिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उर्वशी के सामने बैठी और रोते हुए कहा, मुझे तो याद भी नहीं है मेरी माँ कैसी दिखती थी। मैंने हमेशा आपको ही अपनी माँ माना है। आपने कहा किसी ने मेरा नाम लिया, क्या वो जॉर्डन था? उर्वशी ने नीलिमा की तरफ देखा और कहा, उसका नाम विराट चौहान है। वो राजनीति का एक बड़ा चेहरा है और उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये शहर उसके इशारों पर नाचता है नीलिमा।
वो तुम तक पहुंचे इससे पहले मुझे तुम्हें किसी मजबूत हाथों में सौंपना होगा। अगर ऐसा है तो आप जॉर्डन अंकल की मदद क्यों नहीं लेती? क्या वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते? नीलिमा ने तड़प कर कहा। उर्वशी ने सुना तो फफक कर रो पड़ी और नीलिमा के हाथों को अपनी आंखों से लगाकर रोते हुए कहा, उसने जॉर्डन को मार दिया है नीलिमा। वो इंसान नहीं, एक शैतान है जिसके लिए इंसानों की जान का कोई महत्व नहीं है, और मैं जानती हूँ वो मुझे भी मार देगा। नीलिमा ने उर्वशी को अपने सीने से लगा लिया। उसके जहन में विराट चौहान नाम घूमने लगा। नीलिमा पहले भी ये नाम कबीर के मुंह से सुन चुकी थी। इस शहर में बस एक इंसान था जो उसे बचा सकता था। मन ही मन को सोचकर नीलिमा ने एक बड़ा फैसला किया और उर्वशी का सर सहलाने लगी। नंदिता ने मुन्ना के घर वालों के लिए आज दोपहर के खाने का इंतजाम अपने यहाँ रखा था। सगाई के वक्त तो मुन्ना के घर वालों से ज्यादा बातचीत नहीं हो सकी, इसलिए सोचा लंच के बहाने थोड़ी बातें भी हो जाएगी। शादी की तारीख तय हो चुकी थी और इससे गौरी बहुत खुश थी। कुछ मुन्ना भी था, बस घर वालों के सामने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करना चाहता था। नंदिता के भाई ने सबको खाना खाने के लिए गेस्ट रूम में आने को कहा, जहां पारंपरिक रूप से सबके लिए जमीन पर चौकी रखी गई और बैठने के लिए आरामदेह गद्दियां लगवाई गई। सभी आकर बैठे। शिवम और मुरारी ने गौरी के मामा जी को भी साथ खाने के लिए बैठा लिया। खाना परोसने के लिए दूसरे लोग थे। मुन्ना वंश के साथ बैठा। वंश के बगल में अंजलि, अनु, सारिका बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ सामने मुरारी, शिवम, गौरी के मामा जी और एक रिश्तेदार और थे। नंदिता जी ने अधिराज जी, अंबिका और आई बाबा से आने को भी कहा, लेकिन वे लोग काफी थके हुए थे, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। वहीं नवीन और मेघना को आज रात की ट्रेन से मुंबई के लिए निकलना था, इसलिए वे अपनी पैकिंग में व्यस्त थे। सब वहां मौजूद थी, लेकिन वंश की निगाहें जिसे ढूंढ रही थी वो वहां नहीं थी। घूमते घामते जय आया तो वंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, अरे जय, तुम कहाँ घूम रहे हो? बैठो, अपने होने वाले जीजाजी के साथ खाना खाओ। अरे आप लोग खाइए ना, मैं आप सबको परोसता हूँ, जय ने कहा। अरे नहीं नहीं, तुम भी बैठो, आखिर तुम हमारे मुन्ना के होने वाले साले जो हो, वंश ने कहा तो जय को बैठना पड़ा। दरअसल वंश नहीं चाहता था कि जय निशी में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए या उसके आसपास भटके। वैसे भी जय ने निशी के बारे में पूछकर आज सुबह वंश को उलझन में डाल दिया था। वंश की नजरें निशी को ढूंढने लगी। अंजलि ने देखा तो धीरे से कहा, वंश भैया सब्र रखो, खाना आ जाएगा। वंश ने पीछे से अंजलि के बाल खींचे और कहा, मैं खाने का नहीं बल्कि खाना खिलाने वाली का इंतजार कर रहा हूँ। वंश की बात अंजलि के सर के ऊपर से गई। तभी वंश की नजर सामने से आती निशी पर पड़ी और उसका चेहरा खिल उठा। अरे निशी बेटा, तुम भी बैठो, सबके साथ खाना खाओ। नंदिता ने निशी के गाल को छूकर बड़े प्यार से कहा, आंटी जी ये क्या बात हुई? क्या आपने बाकी सबकी तरह मुझे भी मेहमान समझ लिया है? क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? निशी ने मासूमियत से कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? काशी और गौरी की तरह तुम भी इस घर की बच्ची हो और मुझे तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। नंदिता ने प्यार से निशी की ठुड्डी पकड़कर कहा, मुझे भी। वंश प्यार भरी नजरों से निशी को देखते हुए बड़बड़ाया, जिसे पास बैठे मुन्ना ने सुन लिया। तो फिर ये मिठाई का डिब्बा मुझे दीजिए और आप सारिका आंटी और अनु आंटी के साथ बैठिए। आप सबको खाना बाकी लोग परोस देंगे, बल्कि मैं भी उनकी मदद कर दूंगी। तो शिवम अंकल, मैं ऐसा कर सकती हूँ ना? निशी ने शिवम से कहा। शिवम ने सुना तो मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा बिल्कुल, अब तो आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। निशी ने सुना तो खुशी खुशी शिवम की तरफ बढ़ी। उसने एक एक करके सबकी थालियों में लड्डू रखा और सबसे आखिर में पहुंची वंश के सामने। निशी ने जैसे ही लड्डू वंश की थाली में रखना चाहा, वंश ने हाथ आगे करके कहा, आहा, मैं लड्डू नहीं खाता। निशी ने सुना तो वंश की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसका हाथ साइड करके उसकी थाली में लड्डू रखा और वहां से चली गई। वंश उसे देखता ही रह गया, लेकिन निशी की इस हरकत पर आज वंश को गुस्सा नहीं आया,
मुन्ना ने देखा तो अपनी थाली में रखा लड्डू उठाया और खाकर कहा, खा लो वंश, अब पता नहीं शादी का लड्डू कब खाने को मिले, तब तक यही लड्डू सही। आखिर निशी जी ने इतने प्यार से जो परोसा है। वंश ने सुना तो लड्डू उठाया और मुन्ना को खुन्नस भरा लुक देते हुए लड्डू खा लिया। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 72। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।